जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी रोजगार 9 में। हम लोग पढ़ेंगे आज आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 सेट इसके हल कर चुके हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पर PYQ प्रश्न है, ठीक है। उनकी जो भी ट्रिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे हम इस क्लास में देखते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। इस पर हम लोग प्रश्न हल करते हैं। तो इस पर हम पहला प्रश्न आज हल करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 क्या कहते हैं, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 1331/729 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं। सबसे पहले 22 सही 2/9%। दूसरा ऑप्शन 33 सही 1/9%। तीसरा ऑप्शन है 21 सही 7/9%। और डी नंबर है 11 सही 7/9%। ठीक है, हम लोग हल करते हैं। कह रहा यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 1331/729 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये 3 साल में हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है ये 1 रुपये था, ठीक है। मान लिया हमने 1 रुपये थी राशि, जो कितना गुना हो जाती है 1331/729 गुना, कितने 3 साल में। तो इसका हम लेंगे रेशियो, ठीक है। इसका ले लेंगे रेशियो, ठीक है। ज़्यादा कितना आएगा 729 अनुपात 1331। ये कितने 3 साल में हो रही है। 3 साल में हो रही है तो इसका लेंगे क्यूब रूट। 3 साल में हो रही है तो क्यूब रूट। अगर 2 साल में होता तो स्क्वायर रूट लेते। तो यहाँ कितने आ जाएगा 729 किसका घर है 9 का, 1331 किसका है 11 का, किसका 11 का। यानी 1 साल में 9 रुपये था, वो 11 रुपये बन गया। तो कितना ब्याज मिला यहाँ से 2 रुपये। किस पर मिला 9 में 2/9। और प्रतिशत के लिए किससे, रेट के लिए क्या करना है 100 से गुणा करा देना है। तो कितना आ जाएगा ये, इसका भाग देंगे कितना आएगा 22 सही 2/9%। कितना आएगा 22 सही 2/9%। इसका आंसर कौन सा सही है, पहला नंबर सही है, ठीक है। पहला नंबर सही है, हम इसे साफ करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है, यानी इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। 2 की पावर 36, बी 3 की पावर 48, सी 2 की पावर 60 और डी 5 की पावर 24। इसमें हमें देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी। इसका मान अगर हल करके निकाला जाए तो इसमें सबसे बड़ा मान किसका आएगा, यही हमें इसमें ज्ञात करना है। देखते हैं, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, अगर बड़ी संख्या पूछी, घातें बड़ी हों, तो हमें क्या करना होता है, घातों का लेते हैं सबसे पहले मासा लेके इसे छोटा कर देते हैं। यानी यहाँ 2 की पावर 60 है, यहाँ कितना है 3 की पावर 48, इधर 4 की पावर 36, इधर 5 की पावर 24। तो यहाँ इसका मासा कितना आ रहा है, इसका मासा आ रहा है 12। तो 12 से सभी भाग दे देंगे हम। किससे करेंगे, घातों में 12 से भाग देने पर। और 12 कहाँ से आया है, 12 क्या है HCF है। क्या है HCF, 12 क्या है HCF किसका, घातों का। क्या है, घातों का HCF है 12, उसी से भाग देंगे जब भी कोई। तो भाग देंगे कितना आएगा, 12 से कितना है 2 की पावर 5। यहाँ के देंगे कितना आएगा 3, 12 से 12 चौका 3 की पावर 4। यहाँ कितना आएगा 12 थे 36, इधर कितना आएगा 5 की पावर 2। अब इनका मान हम लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 25। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 81, सबसे बड़ा 81। तो 81 कौन सा है हमारा 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 कौन सा है, ये कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बड़ा। अगर हमसे पूछा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 25। तो छोटा नंबर कौन सा है 25, सबसे लास्ट में क्या है 5 की पावर 24। तो हमारा आंसर ये आया, सबसे छोटा हो जाता है, सबसे छोटा ये हो जाता है, सबसे बड़ा ये हमारा, ठीक है, सबसे बड़ा ये। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में हमारा कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर
भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज वाले किसी समबाहु त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखष्टभुज काटकर एक समखष्टभुज बनाया गया है। समखष्टभुज बनाया गया है। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर है 3√3। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, बी 3√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी नंबर है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी नंबर है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं। कह रहा 6 सेंटीमीटर भुजा वाली किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समखष्ट भुज बनाया गया है। तो समखष्ट भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चित्र बनाते हैं। एक ऐसा समबाहु त्रिभुज है। अब इसको काट कर एक समखष्ट भुज मतलब इसमें कितने भुजाएं होंगे? 6 भुजाएं होंगी। और समखष्ट भुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से अगर काटा जाए, ये 6 सेंटीमीटर है टोटल, ये पूरी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक पूरी 6 सेंटीमीटर है। सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं ये। ठीक है, ये भी 6 की और ये भी 6 की। अगर बराबर काटा जाएगा, ये यहाँ से काट दिया जाएगा, ये यहाँ से काट दिया जाएगा। काटने के बाद इसको यहाँ से ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो ये 2 बचेगा। यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से 2 कटेगा, तभी बराबर आएंगे। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। काटने के बाद हमको खष्टभुज चाहिए, तो हमें खष्टभुज के पास कौन सी? ये वाला एरिया चाहिए हमको, इसका क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। तो इसकी भुजा कितनी? ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगी, क्योंकि समखष्टभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समखष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जितनी भुजा को उतनी 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर भुजा मान लिया हमने ए। अब यहाँ मान रखते हैं 6 गुणते √3/4। भुजा का मान कितना है? समखष्टभुज का ये हमको इतना क्षेत्रफल चाहिए जितने हमने ये काटा हुआ है। ठीक है, छायांकित किया है, इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें। क्योंकि बराबर आपके, तो 6 को बराबर काटो, कितना आएगा? 2 इधर से कट जाएगा, 2 इधर से कट जाएगा, बीच में कितना बचेगा? 2। तो 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, 2 इधर, 2 इधर, ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है? हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, यही हमारा क्या है? क्षेत्रफल, समखष्टभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसे साफ करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्त, 2 सकेंद्रित वृत्त एक वलय बनाते हैं, एक वलय बनाते हैं। 2 सकेंद्री वृत्त एक वलय बनाते हैं। वलय की अंतः और बाह्य परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर हैं। तो वलय की चौड़ाई क्या है? ठीक है, वलय की चौड़ाई क्या है? कह रहा 2 सकेंद्रित वृत्त एक वलय बनाते हैं। ठीक है, यानी 2 सकेंद्री वृत्त मतलब है ऐसे 2 वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु है, यानी ये इस प्रकार। ठीक है, ये केंद्र सकेंद्रित हो गया। अब इसकी परिधि है, तो इसकी परिधि यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली परिधि इसकी, और इसकी ये वाली परिधि। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है और इसकी मान लेते हैं R2 है। तो हमको ये वाला बताना है, वलय की चौड़ाई, यही बताना है। और इनकी परिधियाँ में दी है। तो मान लीजिए ये बड़ी वाली परिधि है, तो इसका वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि यानी परिमाप, इसमें परिधि कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कौन से? बड़े वाले वृत्त की, यानी बड़े वृत्त की। तो इसकी आएगी 2πr1। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे छोटे वृत्त की परिधि, ये आएगा 2πr2। ठीक है, 2πr2। हमको दिया क्या है? हमको निकालना है 2π
R1 माइनस 2π/R2 बराबर, यानी 44 माइनस 22, जो बड़ा उसको हम पहले ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे कितना, 2π, यहाँ बचेगा R1 माइनस R2, यहाँ आ जाएगा 22, ठीक है। अब इसका मान ये उधर नीचे चला जाएगा, तो R1 माइनस R2 बराबर 22/2π, यहाँ आ जाएगा, तो पाई का मान नीचे लिखेंगे 22/7 और 7 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 22 से 22 कटेगा, तो यहाँ से R1 माइनस R2 बराबर आएगा 7/2, और 7/2 का मान कितना होता है, इसको काटेंगे 3.5, कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक। अच्छा, इस पर से हमने ऑप्शन नहीं लिखा था, इसके ऑप्शन थे, ए नंबर ऑप्शन था 1.5 सेंटीमीटर, बी नंबर था 2.5 सेंटीमीटर, 3 नंबर था 3 सेंटीमीटर, और 4 नंबर यानी सी था, ये था डी, ये था हमारा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। ये हमने देखने के लिए तुम्हें लिख दिया है, बाकी उसको हम एक लाइन में कर सकते, सीधा सीधा इन दोनों का अंतर दिया था, यानी 2π/R1 माइनस R2 डायरेक्ट यहाँ लिखते, और दोनों प्रतियों का अंतर कितना आ जाएगा, 22, ये इसके बराबर लिख देते। यहाँ इसका मांगते 2 गुणते 22/7 इंटू R1 माइनस R2 बराबर 22, डायरेक्ट 22 से 22 करता, और ये इधर जाता तो कितना आता, 7/2, 3.5, यानी यही हमको निकाला था R1 माइनस R2, यही इसकी क्या है, चौड़ाई, बोले की चौड़ाई यही है, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, हम अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 हमारा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75%, कोई, प्रश्न संख्या 5, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75%, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, खर्च करता है। उसकी आय, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऑप्शन है वृद्धि होगी, ऑप्शन है 25%, बी नंबर है हमारा 15%, सी नंबर है 50%, और डी नंबर है 60%, ये है 60%, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक। देखते हैं, सबसे पहले उसका आय कितनी है, आय कितना खर्च करता है, 75% आय खर्च करता है, तो इसका फ्रैक्शन मान कितना होगा, भिन्न में 3/4, ये नीचे 4 क्या है, ये उसकी आय है, और ये क्या है, उसका खर्च है। 4 रुपये कमा के उसने 3 रुपये खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी आई, उसकी बचत आ गई कितनी, बचत आ गई उसकी 1, बचत आ गई 1 यूनिट, ठीक है, 1। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी आय 4 थी, तो 20 से इसमें गुणा कराओ, कितना आएगा, 80, यानी अब उसकी आय कितनी हो गई, 80 रुपये, ठीक है। उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, उसका पहले खर्च कितना था, 3, अब खर्च कितना 10 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 रुपये, यानी उसके 80 रुपये प्राप्त हुए बढ़ के, और 30 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास, कितना बचा, 50, बचत कितनी हुई है, 50, और ये बचत कितने में बांटना है, उसको 1 में बांटना है, तो इसमें 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 50%, कितना आएगा, 50%, इसका आंसर कितना आया, 50% उसकी बचत बढ़ जाएगी, ठीक है। यही है इसका सबसे आसान तरीका, इस प्रकार के प्रश्नों का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है, इसे देख लेना। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 नंबर में देखो क्या कहता है प्रश्न, 6 नंबर में हमारा क्या है, 6 कह रहा है, संख्याओं 103, 135, 110 तथा 144 में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें, में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें,
में क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 12, बी है 6, सी है 10 और डी है 9। देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी करना है इसे हमें, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं 103, 135, 110, 144, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको अंतर करना है जो पास पास की। तो इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 32, कितना है 32। इनका अंतर करेंगे कितना आएगा 34। अब ये नंबर बढ़े तो इनको छोटा कर लेते हैं। ये काटेंगे कितना आएगा 16, इससे काटेंगे कितना आएगा 17, ठीक है, कट जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर लिखते हैं कितना 1, ठीक है 1। 17 को गुणा कराएंगे पहले वाले नंबर में जो दूसरा रेशियो है, यानी इसमें 17 में 17 गुणते कितना कराएंगे हम 103। तो यहाँ आ जाएगा 17 × 51 और यहाँ है कितना 17, कितना है इसका गुणा कराया हमने 103 में। अब हमें 16 गुणा कराना है इसमें 11 में, तो कितना आएगा 0, 16 कम 16, 16 कम 16 17, ठीक है इतना। अब इसका भी हमें अंतर करना है, तो 1760 में 1751 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, इन दोनों का हमने अंतर लिखा, फिर इन दोनों का अंतर लिखा, इसके बाद इन दोनों को रेशियो लेके काट दिया, तो 16 और 17 आ गया। तो जो पहला रेशियो उसको पहले नंबर से गुणा कर देंगे, तो नहीं 17 वाले का इसमें 103 गुणा कराएंगे, 17 गुणते 103 कितना आएगा, ये 1751 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 16 का गुणा किसमें कराएंगे, तीसरे वाले नंबर में 110 में, कितना है 1760। अब इन दोनों का अंतर करें कितना है 9, यही इन दोनों का अंतर कितना है 1, और इधर इन दोनों का अंतर कितना है 9, यानी 1 × 9 है, यही हमारा आंसर है। यही संख्या इनमें जोड़ दें तो ये समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है 7, प्रश्न नंबर हमारा 7 है। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर देखते हैं। यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x/1 + x + x² का मान क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 है 1/6, बी है 6, सी है 5, डी है 1/5, ठीक है। ये इसके ऑप्शन है। देखते हैं हम लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इससे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है 1 + x²। क्या हम इससे कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ लिखा है x + 1/x बराबर 5, तो हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो x² + 1/x बराबर कितना है 5। अब इसको हल इधर गुणा करा देंगे, तो x² + 1 बराबर कितना आएगा 5x, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ये लिखा है x हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लिखते हैं 1 + x² + x, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5x। जब यहाँ 5x लिखेंगे हम तो ये इसमें जुड़ जाएगा, कितना आएगा 6x, और x से x कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आया 1/6, कितना आ गया 1/6। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ए, ठीक। इसे साफ करते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 7 नंबर, 7 हो गया हमारा 8। प्रश्न नंबर हमारा है 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, कितना 60 अंश पाया गया, 60 अंश पाया गया, तो इमारत की ऊंचाई बताओ। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश पाया गया, तो इमारत की ऊंचाई बताओ, ठीक। इसके ऑप्शन लिखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है 60√3 मीटर,
बी 80√2 मीटर, सी है 70√3 मीटर और डी है 50√3 मीटर। ठीक है, सबसे पहले चित्र बनाते हैं। कह रहा है क्षैतिज तल पर, यहाँ पर क्षैतिज तल है कि ये एक मीनारत, ठीक है, इमारत है ये। इसके यहाँ से तल से कितना 70 सेंटीमीटर दूर, 70 सेंटीमीटर दूर, ये मीटर में है, 70 मीटर दूर। इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। अच्छा ये 60 अंश है, ये 90 है, तो ये कितना बचा 30, कितना बचा 30। यानी 30 के सामने कितना होता है, एक रेशियो होता है 30 60 90। तो 30 के सामने भुजा कितनी 1 होती है अनुपात में। 3 के सामने, इसके सामने कितना होता है 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने कितना होता है 2। यानी 30 के सामने 1, तो इसके सामने 1, तो ये 1 यूनिट का मान कितना पता है हमें 70, और 60 के सामने क्या करना, यानी यहाँ √3 है, तो √3 का मान क्या होगा, √3 का मान इसमें 7 गुणा का कितना आएगा 70√3, कितना आएगा 70√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आया सी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न संख्या कौन सी है 9, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 क्या है प्रश्न संख्या 9। यदि ए बराबर 46, कोण ए बराबर 46 वाले त्रिभुज ए बी सी में आई अंता केंद्र है, आई अंता केंद्र है, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए है 134 अंश, ऑप्शन बी 90 अंश, ऑप्शन सी 113 अंश और ऑप्शन डी 124 अंश। ठीक है, अब इसे हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, कोण ए 46 है, ये कोण 46 है, आई अंता केंद्र है। अंता केंद्र कैसे बनता है, अंता केंद्र बनता है कोणों के अर्धक से, यानी इसका अर्धक अगर खींचेंगे हम, ये यहाँ जाएगा, ठीक है, और इसका अर्धक खींचेंगे तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, इसे अंता केंद्र। ठीक है, हमसे पूछा गया है कोण बी आई सी, यानी ये वाला कोण पूछा गया है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 90 प्लस कोण A/2, ये डायरेक्ट एक सूत्र होता है। ठीक है, डायरेक्ट ये सूत्र होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ से रखेंगे 90 प्लस कोण A कितना है 46/2, इसमें भाग देंगे कितना है 90 प्लस 23, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 113 अंश, यही अंश का आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, 8 4 6 5 2 3 यक्स 7y एक ऐसी 9 अंकी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, और y माइनस एक्स बराबर 6 है, तो √2x प्लस 4y का मान बताओ। ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है ए नंबर 4, बी नंबर 6, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 7। ठीक है, डी ऑप्शन 7। देखते हैं हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। यानी इसमें 9 की भाजता लग रही है, 9 की भाजता के आधार पर इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर लिखते हैं 8 4 6 5 2 3 1 7 y। ठीक है, ये संख्या 9 से भाज्य है। 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो हम इसमें 9 का जो योग होगा उनको हम काट देंगे।
2 और 7 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 3 ये 9 बन जाएगा, 4 और 5 ये 9 बन जाएगा। अब बचा हमारे पास 8 प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी हमारा अगर 9 से पूरा पूरा योग कट जाएगा तब ये संख्या कटेगी। तो इसके लिए हमें क्या, ये तो 8 निश्चित है, यानी इन दोनों के बाद, दोनों को संख्या इसके 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो 9 से कट जाएगी, यानी इन दोनों का योग हमें कितना चाहिए 10, तभी 18 आएगा, तभी 18 आएगा। एक तो हो नहीं सकता क्योंकि योग होगा, इसके लिए 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे 10, यानी यहाँ से हमको प्राप्त होगा एक्स प्लस वाई, या वाई प्लस एक्स लिख लेते हैं, वाई प्लस एक्स बराबर कितना मिला हमको यहाँ से 10, और यहाँ से हमको दिया भी एक समीकरण वाई माइनस एक्स कितना है 6। अब इनको हल कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 2y बराबर कितना आया 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। अगर y का मान 8 है यहाँ पर तो x का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान 8 है और x का मान 2, तो अब यहाँ पर हम रख देते हैं 2x प्लस 4y, x का मान 2 तो 2 गुणते 2 कितना आएगा 4, प्लस y का मान 8 गुणते 4 कितना आ जाएगा 8 चौको 32। अब इसको हमें जोड़ना है, तो 8 32 4 36 से रूट लेंगे कितना आएगा 6। कितना आंसर इसका, आंसर आया 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर हमारा था कौन सा, ये प्रश्न संख्या थी हमारी 10, कौन सा 10। अब हम देखते हैं 11, प्रश्न नंबर कौन सा 11, इसे साफ करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके ऑप्शन हैं 24, बी 23, सी 22, डी 21, ठीक है, ठीक 21। अब इसे हमें हल करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल, उससे पहले एक छोटा सा हम एक तरीका इसमें देखते हैं कैसे इन तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 9 से लेके 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या आएंगी, 9 से 15 के बीच कितनी पूर्ण संख्या आएंगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, यानी 9 और 15 के बीच में पूछा है। तो यहाँ कितनी संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ कितनी संख्या है 5, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 5, लेकिन यहाँ ये नंबर बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ के अगर इन दोनों घटाते कितना आएगा 6, जबकि आ कितना रहा है 5। यहाँ क्या करना है, इन दोनों घटाने के बाद उसमें हमें 1 कम कर देना है, कितना है 5, वही यहाँ हमने किया है, कितना गया 5। अब हम इसे कर सकते हैं, क्या करना है, इन दोनों घटाना है, तो बड़ी वाली में छोटी वाली घटा देंगे, तो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर घटा दिया। अब 12 का स्क्वायर यानी ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक कोष्ठ में प्लस में और एक कोष्ठ में माइनस में, तो 12 माइनस 11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना आएगा 1, गुणा कराएंगे कितना आया 23। ये तो इसका हल आया। और उसके बाद हमें क्या करना था, इसमें एक घटाना था, ये घटा दें कितना आ जाएगा 22, इसका आंसर कितना आया 22। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, ऑप्शन नंबर कितना है सी। यानी इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस प्रकार हल कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या है 12 नंबर, प्रश्न नंबर हमारा 12 नंबर में क्या है देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 96 136 और 504 का लासा क्या होगा, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 25,872, ऑप्शन नंबर बी है 28,564, ऑप्शन नंबर सी है 34,272, और ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 36,548, 34,272, 28,564 और 25,872। देखते हैं इस प्रकार प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। लासा क्या होता है, सबसे पहले लासा की पहचान क्या होती है, ये तो सीधा हमसे पूछ लिया गया, इस प्रश्न में डायरेक्ट ही पूछ लिया गया। लासा की पहचान क्या होती है, लासा निकालने की पहचान क्या होती है। लासा की पहचान में क्या होगा, छोटी से छोटी, प्रश्न कहेगा छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम, और इधर अंत में लघुत्तम से लघुत्तम।
अगर प्रश्न में ये चारों चीज़ें में कुछ भी कहा जा रहा है, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम, लघुत्तम से लघुत्तम, तो हमें क्या निकालना होता है? लासा निकालना होता है। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे हल कर सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए हमें ऑप्शन ऐसे से लगाना हो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें 3 या 9, इन दोनों में कोई है तो हम सबसे पहले 9 चेक करेंगे। 9 से कटने वाली संख्या कोई है? देखते हैं 9 से कटने वाली, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 5 4 9, 30 संख्या 9 से कट जाएगी, यानी जो भी लासा होगा वो संख्या 9 से पूरी तरह कट रही होगी। ये हम भाषा के नियम से इसे हल कर रहे हैं, तो चेक करते हैं। और 9 का नियम होता क्या है? 9 का नियम होता है सभी अंकों का योग 9 से करना चाहिए। तो 7 2 9, ठीक है, 8 5 13 2 15, 15 9 के पढ़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसे देखते हैं, 4 5 9, 8 से 14 2 16, 16 9 के पढ़ा में नहीं आता, तो ये गलत। इसे देखते हैं, 7 2 9, ये दोनों कट जाएंगे। फिर 4 2 6 3 9, ये भी कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अब इसे भी चेक करते हैं, 6 3 9, 5 4 9, यहाँ कितना बचा? 8, तो ये भी आंसर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कितना? 34,272, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 9 के नियम से हमने लगा दिया। ठीक है, 9 के नियम से लगा दिया। अगला नंबर है हमारा प्रश्न संख्या 13। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं उसे कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट, यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट, किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है, 40% है, तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2:5, दूसरा ऑप्शन बी नंबर 3:5, सी नंबर 4:7 और डी नंबर है 5:8, 5:8। ठीक है, इसमें हम देखते क्या कह रहा है। कह रहा है छूट दी जाए कितने? 40%, 40% छूट दी गई। तो 40% का फ्रैक्शन नाम कितना होता है? 4/, इसको जब काटेंगे 4/, कितना आएगा? 40/100 आएगा। इसे काट देंगे, कितना है? 2/5। वैसे डायरेक्ट भी हम इसे याद कर सकते हैं, 40% कितना होता है? 2/5। नहीं आ रहा तो इसको इसमें भिन्न में बदल के निकाल सकते हैं। यानी ये छूट है, अगर छूट है तो नीचे वाला क्या होता है? अंकित मूल्य। कितना होता है? अंकित मूल्य। यानी वस्तु का हमें अंकित मूल्य कितना पता है? 5 यहाँ, और उसमें छूट कितनी जा रही है? 2 की। 5 में 2 की छूट दी जा रही है, तो बेची कितने की? 3 की वस्तु। कितनी बेची गई? 5 में 2 की छूट कितने की? 3 रुपये की बेची गई। ये इसके क्या है? विक्रय मूल्य। ये इसका विक्रय मूल्य। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो विक्रय मूल्य और इधर अंकित मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा आएगा? 5 रुपये की चीज़ थी, उसमें 2 रुपये छूट, कितने? 3 के बचे, तो 3 आ जाएगा। और अंकित मूल्य कितना हमारा? 5। कितना है? 5। ये इसका आंसर है। आंसर कौन सा हमारा सही है? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास से बस इतने ही प्रश्न थे हमारे, जो अच्छे प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।